तो हाई टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हो यार, कैसे चल रही है आप लोगों की मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री की तैयारी? एकदम धमाकेदार, एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। फटाफट से कमेंट करके बता दो। देखो आप लोग के लिए लगातार इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो कई सारे वीडियो हम बना चुके हैं। स्ट्रैटेजी हो, 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, इसके अलावा हॉट्स क्वेश्चन हो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम्स हो, और इसके बहुत पहले ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा ज्योमेट्री को यानी पूरा पूरा सिलेबस को ऑलरेडी सारे चैप्टर्स को लेक्चर बाय लेक्चर विद पढ़ा रखा था। तो वो सारे वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल है। उड़ान बैच के लाइव रिवीजन वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल है। उन सभी वीडियोस को भी देखते रहो और पढ़ते रहो और 2x स्पीड लगा के प्रैक्टिस करते रहो। बस इतना मुझे बोलना है। तो आज का क्या वीडियो है? एक ऐसा वीडियो जो बहुत ज्यादा काम का होगा आपके, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर नंबर 4 होता है, चैप्टर नंबर 5 होता है, चैप्टर नंबर 6 होता है और चैप्टर नंबर 7 होता है। ये 4 चैप्टर, आखिरी के 4 चैप्टर काफी ज्यादा वेटेज भी होते हैं इन चैप्टर्स के, लेकिन इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चंस बनते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2B के अंदर और क्वेश्चन 3B के अंदर। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें, क्वेश्चन 2B का वेटेज 8 मार्क्स होता है, क्वेश्चन 3B का वेटेज 6 मार्क्स का होता है। यानी 14 मार्क्स का वेटेज कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आता है और उनमें से कई सारे क्वेश्चंस इस 4 चैप्टर में से बनते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इस वीडियो के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं या तो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं या तो इन्हीं के बेस पे नए क्वेश्चंस बन के आपको देखने मिल जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होंगे। तो इस वीडियो के अंदर फटाफट से आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि 2 और 3 मार्क्स के होंगे इन 4 चैप्टर्स में से। तो आप लोग को एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और आज के भी लाइक का टारगेट रखूंगा ओनली 5000, माफ करना 5000 लाइक का टारगेट आज आपको कंप्लीट करना है। कर दोगे? आपके राहुल सर के लिए इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड में तैयार हो जाओ। अगर आप इसको रिकॉर्डेड में देख रहे हो तो जरूर से 1.5 की स्पीड लगा लेना, साथ में नोटबुक और पेन रख लेना, और मैं जब साथ साथ में पढ़ा रहा हूं आपको तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना। भले ही रफली करना, फास्ट करना, पूरा स्टेप्स मत करना, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे। माइंड का खेल है, माइंड में बैठ जाएगा वो चीज और एग्जाम में वो चीज को आप लिख पाओगे फिर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। रेडी हो? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की, जो कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में से होने वाला है। तो अगर इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे तो इस प्रकार से बन सकते हैं कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। आपको बोल रहा है कि सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है, सेंटर ओ लेना है, टेक एनी पॉइंट पी ऑन इट, मतलब उस सर्कल पे एक पॉइंट पी ले लेना है। ठीक है, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल बाय यूजिंग सेंटर, मतलब आपको सेंटर का इस्तेमाल करके। आपको पता है टेंजेंट ड्रॉ करने के 3 मेथड थे। एक तो आपको सर्कल के ऊपर पॉइंट पी दिया रहेगा तो डायरेक्टली ड्रॉ हो जाएगा। दूसरा, एक सर्कल है उसके बाहर आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट दिया रहेगा तो उसके ऊपर टेंजेंट बनते हैं, 2 टेंजेंट। और एक होता है कि पॉइंट पी पे ही बनाना है, वो भी पॉइंट सर्कल पे ही रहेगा लेकिन विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये तीनों टाइप के ऑलरेडी हमने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो पूरा एक्सप्लेन किया था डिटेल में। ठीक है, तो वो लेक्चर्स भी जाके देख सकते हो जिनको भी तकलीफ है कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है विद यूजिंग, यानी बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सिंपली क्या करना है, अगर सेंटर का यूज करना है तो आपको सर्कल लेना है, सेंटर तो ऑटोमेटिकली रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है बाहर, खींच दिया। अब आपका जो भी आपका पॉइंट है जो आपने लिया हुआ है पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी लेके उधर से एक स्ट्रेट लाइन आपने पास किया, उस पॉइंट पी से एक अच्छा खासा डिस्टेंस ले लेना है, इस साइड और इस साइड दोनों सेम जगह मार्किंग करना है, और फिर यहां से आपको मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके इधर कट करना है, यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके वही सेम डिस्टेंस यहां कट करना है, फिर इस पॉइंट पे रख के यहां कट करना है, यहां कट करना है। 2 आर्क में से आपको पॉइंट मिल जाएंगे, ये दोनों पॉइंट को एक स्केल की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से आप जोड़ देना है, ये जो बना वो आपका टेंजेंट बनेगा। और इस तरीके से आपके 2 मार्क्स बन सकते हैं। तो हो सकता है कि विद यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल, विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर ड्रॉ करने के लिए पूछा तो। ठीक है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करने के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है बच्चा, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, चलो फास्ट। एक और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, मान लो कि ड्रॉ ए सर्कल विद डायमीटर ऑफ AB, मतलब सर्कल है उसका एक डायमीटर ले लो AB, तो ऑब्वियसली सर्कल सेंटर से पास होगा, जो लाइन वो आपका डायमीटर कहलाएगा। तो लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, तो हमने ये पॉइंट AB बना दिया जो कि एक डायमीटर है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली जो डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो जो सर्कल बनाओगे वो कितने का बनाओगे? रेडियस 3 सेंटीमीटर का बनाओगे, इतना तो कॉमन सेंस है। तो रेडियस बना दिया, कंपास की हेल्प से रेडियस बन गया, सर्कल बन गया और इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के ये आपका डायमीटर रहेगा AB 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमें पूछा है कि ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, मतलब ये जो डायमीटर का एंड पॉइंट है कि ये 8 पॉइंट है कि ये 8 पॉइंट है, यहां से आपको टेंजेंट बनाना है। सेम जो आपने इसके पहले किया वही सेम रूल। क्या करना है, ये पॉइंट है आपका, यहां से एक सुटेबल डिस्टेंस ले लो, इधर इधर सेम, यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके यहां कट करो ना, यहां कट करो, फिर इस पॉइंट पे रख के यहां कट करो, यहां कट करो, एक सीधा लाइन खींचो, टेंजेंट बन जाएगा। सेम उसी प्रकार यहां करना है, टेंजेंट बन जाएगा। तो 2 टेंजेंट आपके बन जाएंगे। कभी भी याद रखना, डायमीटर के एंड पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करने बोलता है तो आपके 2 टेंजेंट बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे 3 मार्क्स में अगर पूछा तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल ABC से, ट्रायंगल PQR
में PQ 3.6 है, QR 4 सेंटीमीटर, PR 4.2 है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, एक रेशियो दिया रहेगा कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का 3:4। हमें बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करो, तो दो ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आएगा। तो ये वाला जो होता है वो सिंपल कैटेगरी में आता है, तो हो सकता है 3 मार्क्स में ये पूछा जाए। तो सिंपल कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। अब दो ट्राइंगल जब सिमिलर है, इसमें अगर आप पॉइंट देखोगे तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सेम है, कॉमन पॉइंट नहीं होता। कॉमन पॉइंट होता है मतलब दोनों में कोई एक पॉइंट कॉमन रहता है, तो हमने बताया था, ठीक है, नौशाद सर का फेवरेट डायलॉग और फेवरेट मेथड पापलेट मेथड बताया था, पापलेट जैसा बनता है वो ऐसा, ठीक है, डायग्राम वो बनाया था। लेकिन ये वाला में आप देखोगे दोनों तीनों मतलब जो तीनों एंगल है PQR और ABC, इसमें से कोई भी पॉइंट जो है या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट जो है वो सेम नहीं है, वर्टेक्स सेम नहीं है। तो सेम होता है तो पापलेट मेथड बनता है, सेम नहीं होता है तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो वो पापलेट मेथड भी ऑलरेडी सर ने पढ़ाया हुआ है, हॉट्स वाले क्वेश्चन जाके देखो, उसमें पढ़ाया हुआ है, जाके देखो। हॉट्स का एक वीडियो गया है ना, जस्ट थोड़ी देर पहले गया होगा, जाके चेकआउट करना। पूरे IMP हॉट्स क्वेश्चन जितने भी है वो सब हमने कराए, उसमें से भी एक क्वेश्चन वो है जिसमें एक कोऑर्डिनेट, जैसे PQR है तो यहाँ पे ABR होता, मतलब R और R यहाँ पे दोनों सेम होता, तो पापलेट मेथड से वो कंस्ट्रक्शन होता है, जिसको हमने नाम दिया है पापलेट। ऐसा कहीं एग्जाम में या फिर बुक में कहीं लिखा नहीं है पापलेट मेथड, हम लोग उसको पापलेट मेथड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पापलेट मछली जैसा दिखता है वो, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपका दो ट्राइंगल सिमिलर ऐसा लिख देना है। अब ट्राइंगल सिमिलर होते तो हम जानते हैं उसके साइड्स जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं, तो PQ अपॉन AB हो जाएगा, फिर QR अपॉन BC हो जाएगा और PR अपॉन AC हो जाएगा। और इसका रेशियो दे रखा है उन्होंने करस्पॉन्डिंग साइड्स का 3:4, तो हमने 3:4 लिख दिया, दैट इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे PQ का वैल्यू दे रखा है, तो PQ की जगह पे 3.6 लिख दिया, QR का वैल्यू दे रखा है 4 और PR का वैल्यू 4.2 दे रखा है। तो जहां जहां जिस चीज का वैल्यू पता है वो मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 3.4। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सब साइड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको AB और BC और AC पता है कि नहीं पता है, तो आप एक एक करके ले लो। तो पहला मैं ले लूंगा ये वाला पार्ट, तो 3.6 अपॉन AB ले लिया, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे AB मिल गया, तो AB का वैल्यू पता चल गया। अब मुझे BC निकालना है, तो सिर्फ 4 अपॉन BC ले लो और 3 अपॉन 4 ले लो। तो 4 अपॉन BC ले लिया, 3 अपॉन 4 ले लिया, तो BC निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5.3 आ गया। BC का वैल्यू भी निकल गया, AB निकल गया, BC निकल गया। BC निकालना है तो 4.2 अपॉन AC ले लो और ये ले लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आ गया आंसर AC का। तो मुझे मतलब 6 के 6 साइड पता चल गया। कौन से? PQ पता चल गया, QR पता चल गया, PR मतलब दिया ही था, और AB BC और AC पता, 6 के 6 साइड पता चल गए। अब मैं निकालूंगा मेरा ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल ABC बनाऊंगा। इसमें क्या करना है? AB पता है, BC पता है, AC पता है। तो सबसे पहले बेस बनाऊंगा BC 5.3 का, उसके बाद आपको BC बन गया तो कहीं पे A बनेगा ऐसा, तो कहीं ना कहीं B पॉइंट पे A का डिस्टेंस, तो AB का डिस्टेंस 4.8 है। कंपास और स्केल की हेल्प से लेना है 4.8, यहां पे रखना है, कट मारना है 4.8 का। फिर C पे रखना है, C से लेके A बनेगा तो 5.6 है, यहाँ पे आपके 5.6 लेना है, यहाँ पे रखना है, कट मारना है। तो जहां पे कट होगा एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, उस पॉइंट से सर्कल अपना स्केल की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से इन दोनों को कनेक्ट कर देना, बन गया आपका ट्राइंगल ABC। उसी प्रकार ये भी बना देना ट्राइंगल PQR। तो दो ट्राइंगल जो पूछा था, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ABC एंड PQR, इस तरह से आपने ट्राइंगल बना लिया। आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इस प्रकार से बन सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं अगर सिंपल कैटेगरी में पूछा तो। लेकिन हार्ड कैटेगरी में पूछेगा तो कॉमन वर्टेक्स वाला देगा, जिसमें आपको पापलेट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाके वो हॉट्स वाला वीडियो देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन वैसा कराया हुआ है हमने, ठीक है, देख लोगे। चलो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5वें पे, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मतलब पता नहीं क्यों ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, पूरे ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री इज माय ऑल टाइम फेवरेट, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। मतलब आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, मिड पॉइंट फार्मूला है, सेंट्रॉइड फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, यही सब चीज तो है, स्लोप है। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, जिसका लाइन जो दिया हुआ है, P का दिया है 0,6 और Q का दिया है 12,20। तो मान लो एक लाइन होगा PQ, जिसका P का 0,6 है, Q का 12,20, और आपको मिड पॉइंट पूछा है ना, उसका मिड पॉइंट ऑफ लाइन। तो लेट सपोज कि आपने मान लिया कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो O नाम होगा इसका, ठीक है, मैंने क्या नाम दे दिया, लेट सपोज इसका जो मिड पॉइंट होगा उसका नाम O होगा। अब O का कोऑर्डिनेट क्या होगा? लेट सपोज X और Y होगा, क्योंकि आपको पता है जब P दिया है तो ये आपके लिए X1 Y1 होगा, ये Q जो दिया होता है वो X2 Y2 होगा। तो बीच वाला जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट वो होगा, समझ लो XY। तो बाय क्या अप्लाई होगा? मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मुझे पता है फॉर्मूला, दैट इज X का वैल्यू होता है X x1 + x2 / 2, Y y1 + y2 / 2। इसमें मुझे X1 Y1 पता है, X2 Y2 पता है, जहां जहां X1 है X1 डाला, Y2 सब वैल्यूज डाला, पुट किया, सॉल्व किया। 0 + 12 / 2, ये हो गया आपका 12 / 2 यानी 6। Y कितना हो गया? 6 + 20 / 2, 26/2 13 हो गया। तो जो O कोऑर्डिनेट है, जिसका XY कोऑर्डिनेट है, वो आ गया वैल्यू 6,13। तो इस तरीके से 2 मार्क्स कैटेगरी में ये जो चीजें हैं पूछे जा सकती है, ठीक है, 2 मार्क्स के इसमें। क्लियर है? क्लियर, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। यहां पे क्या पूछा है? सेंट्रॉइड का कांसेप्ट पूछा है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। तो इसमें वर्टेक्स दिया है, ऑब्वियसली ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टाइसेस दिए हुए हैं 1 2 3। तो ये होगा आपका X1 Y1, ये होगा X2 Y2, ये होगा X3 Y3। तो समझ लो आपने एक ट्राइंगल साइड में बना लेना है, रफली दिखाने के लिए। ये ट्राइंगल है जिसमें A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है। तो A पॉइंट आपके लिए होगा X1 Y1,
-7,6 है ना, ए पॉइंट 7,6 है x1y1, उसके बाद b कोऑर्डिनेट होगा 2,-2 और c कोऑर्डिनेट होगा 8,5। तो आपने x1y1 x2y2 x3y3 डाल दिया। ठीक है, आपको निकालना है इसका सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, एकदम बीच में होता है ट्रायंगल के, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y होगा। ऑब्वियसली जो भी चीज है वो x और y ले लेने का। ठीक है, अब सेंट्रॉइड निकालना है तो कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगेगा। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x के लिए x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y के लिए y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। तो मुझे x1 का वैल्यू पता है क्या, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो मतलब -7 + 2 + 8, तो -7 + 2 + 8 डाल दिया डिवाइड बाई 3। y1 के लिए 6 - 2 और 5, तो 6 - 2 और 5 प्लस करके डिवाइड बाई 3 कर दिया। इन सभी को प्लस करो, डिवाइड बाई 3, 3/3 हो जाएगा। सभी को प्लस करके डिवाइड बाई 3 है, 9/3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 आ गया, y = 3 आ गया। मतलब जो मेरा सेंट्रॉइड है, जिसको हमने g नाम दिया, सेंट्रॉइड के लिए g नाम देना होता है हमेशा, याद रखना। तो g नाम दिया, तो g x y का कोऑर्डिनेट हो गया 1,3। खत्म कहानी। कितना ईजी है वो, तो बताओ यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना ईजी है। तो इस तरीके से आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ वैल्यू चेंज किया था उन्होंने, लेकिन ये मैंने पिछले साल वाले बच्चों को भी बताया था, और यही क्वेश्चन आया था। बस वैल्यू ये जो दिया हुआ है ना कोऑर्डिनेट -4, -2, इसमें कुछ और दिया था, वैल्यू चेंज करके आया था। तो वैल्यू चेंज करके आया, चाहे कोई भी है, आप सॉल्व तो कर ही पाओगे ना। मैं दिखाता हूं आपको, देखो क्वेश्चन देखो, मैं दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन पेपर में दिखाता हूं। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी। ए का 2,3 है, बी का 4,7 है। देखो चौथा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2b का 4th क्वेश्चन। देखो जाके खुद ही देखना, खाली वैल्यू चेंज है, बाकी सब सेम है। जैसे मैंने बोला था आएगा तो आया ही था। ठीक है, तो देखो लास्ट ईयर वाले बच्चे के तो बल्ले बल्ले हो गई थी, इस साल भी हो ही जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो स्लोप लाइन ज्वाइनिंग ई एंड एफ है, तो ई एफ है। तो कभी भी याद रखना, स्लोप अगर सिंगल वाला आया, मतलब सिर्फ आपको थीटा दिया हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, स्लोप के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है डायरेक्ट tan थीटा। ठीक है, सिंगल के लिए, मतलब सिर्फ थीटा वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन अगर आपके दो पॉइंट्स आ रहे हैं जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग ई एंड एफ आ रहे हैं, ए बी आ रहे, पी क्यू आ रहे, कोई भी आ रहे, तो मतलब दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। ई का दिया है 4 -2 और एफ का दिया है 6,3, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रहेंगे। तो मान लेना है उसको x1 y1 और उसको मान लेना है x2 y2। सिंपल। अब स्लोप के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - y1। ये फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन याद रहना चाहिए कि अगर दो पॉइंट्स दिए हुए, मतलब लाइन दिया हुआ है और दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, तो स्लोप निकालने पूछा तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करना है। y2 कितना है, y2 कितना है 3, y1 कितना है -2, तो 3 माइनस ऑफ -2, फॉर्मूला में माइनस है, इसके लिए माइनस, और y1 का वैल्यू -2। फिर उसके बाद x2 - x1, x2 कितना है 6 है और x1 -4 है, तो 6 माइनस -4, तो ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा 6 + 4, 3 + 2 5, 6 + 4 10, 5/10 = 1/2। तो मेरा स्लोप क्या आ गया, स्लोप = 1/2। ये चीज याद रखना। लेकिन अगर सिंगल पूछा, सिर्फ थीटा दिया है कि लेट्स सपोज थीटा = 45 डिग्री, फाइंड द स्लोप, तो स्लोप = tan थीटा, tan 45 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट 3 मार्क्स के अगर पूछा तो देखो लास्ट ईयर मैं आपको बताता हूँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, ये बहुत मजेदार चीज है, मैं बता रहे जा रहा हूँ, लास्ट ईयर के बच्चों को आया भी था, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3b पे आ जाओ, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पे देखो पहला ही क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, बस कोऑर्डिनेट्स अलग है, ABC यहाँ पे भी है, ABC यहाँ पे भी है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स अलग है। यहाँ पे 1, -3 है, 2, -5 और -4, 7 है, यहाँ पे खाली अलग कोऑर्डिनेट्स है। तो क्या कोऑर्डिनेट्स अलग होने से तकलीफ हो जाएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि आपको सॉल्व करने आता है, तो कोऑर्डिनेट्स तो बस आपको ऐसे भी डालना ही है। तो कोऑर्डिनेट्स अलग है, बस यही सेम क्वेश्चन है कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, और हमें वहां पे पूछा था कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं, वो बताओ। तो सिंपल सी बात है, 3 पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे, ABC, PQR, XYZ, कुछ भी दिया रहेगा, और तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। तो ये पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, तीसरा, सॉरी माफ करना, हमेशा याद रखना कोलिनियर में, कोलिनियर का मतलब समझ में आता है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, कंसेप्ट बताता हूं। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन जिसमें 3 पॉइंट पास हो रहे होंगे, उसको बोलते हैं कोलिनियर। 3 पॉइंट दिए है ना, ABC, तो ये A होगा, ये B होगा या C होगा, या तो ये A इधर B होगा, ये बीच में C होगा, मतलब लाइंस कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, A इधर, B इधर, C इधर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों एक ही लाइन से पास होने चाहिए, इसको कोलिनियर बोलते हैं, एक ही लाइन में कोलिनियर बोलते हैं। तो हमें पूछा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ये पता लगाना है। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहले एक और दूसरे, पहले दो को डिस्टेंस ले लो, मतलब दोनों का डिस्टेंस ले लो, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल में, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, और ध्यान दो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सबसे पहले पहले दो को ले लेना है, A ले लिया, B ले लिया, अब उसको कंसीडर करना है और उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दैट इज x2 - x1 y2 - y1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे लिए अब जब मैं इन दोनों को ले रहा हूं, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, इसको भूल जाओ, C कोऑर्डिनेट को भूल जाओ, क्योंकि मैं अब AB को लेके सॉल्व कर रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ AB निकाल रहा हूं। तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, भले यहां पे मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये तीसरा जो है यहां पे हुआ था। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल बाजू करता हूं, इसको भी फिलहाल जो लिखा हुआ है x1 y1 इसको मैं बाजू करता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे ये मेरे लिए x1 y1 है, ये मेरे लिए x2 y2 है, डिस्टेंस निकालूंगा तो x2 - x1, यानी ये मेरे लिए x2 है, 0 - (-1)
0+1 हो गया। वैसे y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस ऑफ -1 यानी 1+1 हो गया। इसको सॉल्व कर लूंगा तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकल जाएगा मेरा, जो कि आ गया √5। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, मतलब आपने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लिया। अब जब डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लोगे तो दूसरा बढ़ना है, दूसरा और तीसरा यानी इन दोनों का लेना है और डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालना है। पहला दूसरा किया, पहले पहला दूसरा 3 पॉइंट थे तो पहला दूसरा किया, उसका डिस्टेंस निकाला पहले दूसरे को लेके, उसके बाद दूसरे तीसरे को लेके डिस्टेंस निकालो यानी डिस्टेंस ऑफ बीसी निकालो। डिस्टेंस ऑफ बीसी के हिसाब से ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा और इसमें फॉर्मूला में डाल के आपने वैल्यू कैलकुलेट किया। ठीक है, तो दैट इज 1 माइनस x2 माइनस x1 1 माइनस 0 होल स्क्वायर 3 माइनस 1 दी होल स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1 ये x1 y1 x2 y2 करके डाल दिया, बीसी का वैल्यू आ गया, डिस्टेंस ऑफ बीसी आ गया √5। तो आपने पहला ए बी डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाला, फिर डिस्टेंस ऑफ बीसी निकाला। अब आपको पहला और तीसरा लेना है यानी ए और सी लेना है और फिर डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालना है, जिसमें आपका ये x1 y1 रहेगा और ये आपका x2 y2 रहेगा। अब उसमें फॉर्मूले में डालना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर डालना है, कैलकुलेट करना है, तो आ गया आपका आंसर कितना, डिस्टेंस ऑफ एसी आ गया। अब तीन चीज आपको मिल गया, तीन इक्वेशंस मिल गए, एक आपका डिस्टेंस एबी मिल गया, डिस्टेंस बीसी मिल गया और डिस्टेंस एसी मिल गया। अब आपको ध्यान देना है, क्या बोलने का मतलब है कि हमेशा याद रखना कि ये तीनों में से कोई एक जो होगा वो बहुत बड़ा होगा और बाकी जो दो होंगे वो छोटे छोटे होंगे। तो आपको ये कोशिश करना है देखने की कि जो कोई एक डिस्टेंस आया वो बाकी दो के प्लस के बराबर हो, जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट में था वैसे ही टाइप का समझ लो कुछ, कि अगर कोई एक डिस्टेंस का जो वैल्यू है जैसे ये 2√5 है वो बाकी दो के प्लस के बराबर है, तो लेट्स सपोज DAC डिस्टेंस ऑफ AC जो है वो है 2√5 और ये है बचा हुआ दो जो है ये √5 और √5, तो √5 और √5 को प्लस करूंगा तो 2√5 बनता है और ये अकेला 2√5 है, मतलब डिस्टेंस ऑफ AC का वैल्यू 2√5 है और डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC का वैल्यू √5 प्लस √5 यानी दोनों का ही वैल्यू, दोनों को मिला के वैल्यू 2√5 है और एक का वैल्यू 2√5 है, यानी कि एक का वैल्यू इज इक्वल टू दोनों का प्लस करके वैल्यू। तो अगर ऐसा होता है तो मैं बोल दूंगा इस केस में कि ये जो है लाइन आपस में कोलिनियर होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि कोई एक का डिस्टेंस दोनों के डिस्टेंस को प्लस करके अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो लाइंस कोलिनियर नहीं हो सकती, तो हम लोग बोलेंगे कि दे आर नॉट कोलिनियर। लेकिन यहां पे सेम आ रहा है जिसके लिए मैं बोलूंगा कि यस दीज आर कोलिनियर, और आपको शो दैट करने पूछेगा तो लिख देने का कि देयरफॉर एबीसी आर कोलिनियर, हेंस प्रूव करके लिख देने का, खत्म कहानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कोलिनियर प्रूव करने के लिए आता ही आता है, जरूर से इसको क्वेश्चन नंबर 3B के लिए सेव करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है बच्चा, क्लियर है, कर लोगे ये प्रैक्टिस, कोलिनियर टाइप के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लो। कोऑर्डिनेट्स भले ही चेंज हो सकते हैं लेकिन कोलिनियर जरूर आएगा, देख लेना, लास्ट ईयर आया था, इस साल भी पूछने के चांसेस है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए आपका, ठीक है, अगर आता है तो। चलो अब शुरू होता है हमारा अगला खेल जो कि है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति या फिर ऐसे कुछ तो नाम है उसका हिंदी में। ठीक है, तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्या है भाई साहब ये ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चीज है जो बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, आप देखो, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 11/61 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। मैंने आपको इसके पहले भी कई सारे बार एक्टिविटी पढ़ाते टाइम और बहुत सारी बार मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आपको देखना है रिलेशन। यहां पे साइन दिया है, कॉस पूछा है, साइन और कॉस में एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूले का, जो कि एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे सिर्फ कॉस निकालना है, क्योंकि पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, तो मुझे कॉस अगर निकालना है तो कॉस इधर ही रहेगा, ये 1 इधर ही है, साइन को 1 के पास भेज दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का वैल्यू दिया हुआ है 11/61, तो इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 11/61 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121, 61 का स्क्वायर होता है 3721। अब 61 का स्क्वायर तो आपको याद नहीं होगा, तो 61 मल्टीप्लाई बाय 61 कर देना, आपका 3721 आ जाएगा आंसर। तो 1 माइनस 121/3721, अब ऑब्वियसली ये 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3721 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3721, बीच में माइनस 121/371, इन दोनों को माइनस किया तो 3600 आया, 3600/371। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3600/371। अब 3600 है, नीचे 371 है, ये cos स्क्वायर थीटा है, हमें चाहिए cos थीटा का वैल्यू। तो cos थीटा का वैल्यू चाहिए, मतलब ये स्क्वायर हटना चाहिए, तो स्क्वायर कैसे हटेगा, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, यहां पे लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट ले लूंगा तो cos स्क्वायर थीटा बन गया cos थीटा, और ये पूरा चले जाएगा अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर चला गया। ठीक है, अब 3600 का स्क्वायर रूट होता है 60, क्योंकि 60 का स्क्वायर होता है 3600, तो 36 का स्क्वायर 160 आ गया, और 3721 का ऑब्वियसली क्या था, 61 था ना, तभी तो ये 3721 आया, तो इसका आ जाएगा 61। तो मतलब cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 60/61। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि sin थीटा 11/61 है तो cos थीटा कितना है, तो cos थीटा है 60/61। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कभी कभी एक ही के अंदर दो सवाल पूछते हैं कि sin थीटा 11/61 है तो फाइंड cos थीटा एंड ऑल्सो पूछ देगा, एंड ऑल्सो sec थीटा, ऐसा पूछ सकता है कुछ दिमाग लगाने के लिए।
तो आपको अगर cos थीटा पता है तो आप sec थीटा भी निकाल सकते हो। मान लो अगर ऐसा एक और क्वेश्चन उसमें ऐड करके पूछा होता, अगर मान लो पूछ लेगा तो आपको sec थीटा भी पूछा तो कैसे निकालोगे? तो sec थीटा का आपको जानते हो, sec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन cos थीटा का वैल्यू है 60 अपॉन 61, तो ये हो जाएगा, उल्टा घूम जाएगा तो 61 अपॉन 60 अपॉन 61 यानी 61 अपॉन 60 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है, यानी sec थीटा का वैल्यू आ गया 61 अपॉन 60। तो ऐसे भी कुछ घुमा फिरा के पूछ सकता है, हो सकता है कुछ और पूछ देगा, cosec बताओ, तो cosec क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, तो जो साइन है उसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन 11 अपॉन 61 कर दो तो 61 अपॉन 11 आ जाएगा, तो साइन थीटा कुछ भी आ सकता है। तो आपको अगर फॉर्मूले पता है, कन्वर्जन पता है कि किसका कन्वर्जन किसके साथ है, रिलेशन किसके साथ है, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब इतने सारे प्रूफ दैट आने वाले हैं, समझ जाना है, ट्रिग्नोमेट्री मजेदार चीज है जैसे मैंने बताया था। तो प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। पहली बात तो हमको अगर ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव दैट को सॉल्व करना होता है तो हमें एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेना होता है, ज्यादातर लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करो, ठीक है। कभी कभार कुछ लोग होते हैं जो राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा इजी पड़ता है, तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अगर आप देखोगे ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको देख के समझ में आएगा कि ये बेचारा कॉस अकेला है, तो ये नीचे वाला कॉस को उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, ये कॉस और कॉस मल्टीप्लाई के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे कॉस थीटा तो रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैं जानता हूं जो कि 1 होता है, तो यानी इसके जगह पे 1 आ जाएगा, नीचे कॉस थीटा है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है, तो सेक थीटा आ गया हमारा, ये राइट हैंड साइड के बराबर, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दिया, हेंस प्रूफ लिख दिया, फेवरेट डायलॉग खत्म, 2 मार्क्स आपको मिल गया, सोचो है कि नहीं। तो ऐसे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन, बहुत ईजी होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। प्रूव दैट कोसेक थीटा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन इसमें ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के पहले वाला ले लिया मैंने, लिख दिया कोसेक थीटा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन अगर चाहिए मुझे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस उधर चल जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे जो अंदर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो रूट के अंदर है उसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा में स्क्वायर है और इसका रूट है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होते हैं, कैंसिल हो गया, तो ये कॉसेक थीटा तो बचा ही था, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आ गया, और अंदर बच रहा है सिर्फ साइन थीटा। तो कॉसेक का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन, तो कॉसेक की जगह पे लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा तो है, ये साइन थीटा कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, और 1 आपके राइट हैंड साइड में भी है, तो इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ लिख दो नीचे, नीचे लिख दो आपका फेवरेट डायलॉग, हेंस प्रूफ लिख के आना, हेंस प्रूफ। मजा आता है ना जब पूरा सॉल्व हो जाता है ना ट्रिग्नोमेट्री, मेरा ये बहुत मजा आता था 10वीं में, जब पूरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आरएचएस लिखता था ना, मैं ऐसा बड़े में लिखता था हेंस प्रूव्ड, ऐसा लगता था कि यार कुछ साबित करके दिखाया है मैंने, देखो यार कर दिया मैंने। तो ये बहुत मजेदार चीज है, हेंस प्रूव करके हमने दिखा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं बहुत तगड़े वाले, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो क्वेश्चन क्या है? शो दैट tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए मल्टीप्लाई कॉस। देखने में तो खतरनाक दिख रहा है, क्या ये रियल में खतरनाक है? टेंशन नहीं लेने का। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो क्या बोल रहा है। अब यहां पे tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है cosec स्क्वायर a, हमारा आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो tan a का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? tan a का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, लिख दिया, और ये 1 अपॉन sec स्क्वायर अलग हो गया, प्लस ये कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, और ये होता है 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता है अलग, 1 अपॉन सेक स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस अपॉन साइन होता है अलग, और 1 अपॉन कॉसेक होता है साइन स्क्वायर है। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉस है, यहाँ पे 1 कॉस है, एक कॉस कैंसल, ठीक है। ऐसे इसका स्क्वायर है तो ये क्यूब हो जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हो कि स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है, तो एक कटोगे क्यूब बचा, तो साइन ए कॉस क्यूब, कॉस ए साइन क्यूब, बाकी आगे फॉर्मूला लगेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हाँ देखो ऐसे सॉल्व किया है मैंने, यहाँ पे आप देखोगे तो देखो साइन ए कॉस ए साइन क्यूब। अब मुझे पता है चीज कि कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर है, और साइन ए को लिख सकता हूं साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए। तो इसमें मैंने क्या किया, ये साइन ए कॉस ए को अलग रखा, इसमें कॉस स्क्वायर ए कॉमन है, इसमें साइन स्क्वायर ए कॉमन है, बाकी कॉस ए साइन ए साइन ए इसमें है, तो कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1 होता है, बचा साइन ए कॉस ए हो गया, सीधा कर दिया, साइन ए कॉस ए ना, साइन ए कॉस ए लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, तो जो कि आपको 1 ही निकालना था, इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, तो मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो ये बन गया साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। कितना इजी था, देखो प्रूफ करके दिखा दिया, कितना इजी था, स्टेप्स देखो बस, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आ जाता है मेंसुरेशन, बहुत इजी चैप्टर, ठीक है, इतना इजी है कि क्या ही बताऊं। चलो इसको भी देख लेते हैं, फिर ये वीडियो हमारा एंड हो जाएगा। चलो फास्ट, चलो
और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि जितना मेहनत मैंने आपके लिए किया है उतना ही मेहनत आप खुद के लिए भी करोगे, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, सब चीज़ बता रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, इतने सारे वीडियोस बना के दे रहा हूँ, ऑलरेडी पूरा साल भर तो मेहनत करता ही हूँ, अभी भी लास्ट मोमेंट तक हाथ नहीं छोड़ रहा हूँ, साथ नहीं छोड़ रहा हूँ। तो मैं पूरा एक आशा रखता हूँ कि आप लोग भी आखिरी दम तक प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। और मैं रिजल्ट का जिस दिन जून में 2 तारीख 4 तारीख जो भी जब रिजल्ट आए, उस जून के महीने का मैं वेट करूंगा कि आप लोग का रिजल्ट आए, आप लोग मेरे साथ बैठे और अपने परसेंटेज को शेयर करें कि सर मेरे 90 आए, मेरे 95 आए, मैथ्स में 99 आया। वो पल मेरे लिए बहुत खुशी देता है। और लास्ट टाइम भी पिछले 2 साल से हम रिजल्ट्स के दिन भी लाइव आते हैं और बच्चों का पूछते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इतने अच्छे रिजल्ट्स को सुन के, देख के। तो उम्मीद करता हूँ इस बार भी होगा कि नहीं, डेफिनेटली कमेंट करके बताना। चलो यहां पे ध्यान देना क्या बोल रहा है। मेंसुरेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए, 2 मार्क्स के हिसाब से आते हैं, कुछ करा देता हूं। क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो पहली बात तो एक चीज मेरे ध्यान में रखना, मेंसुरेशन में इतने सारी चीजें हैं तो आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ठीक है, स्पीयर, हेमिस्फीयर, कोन, फ्रस्टम, ये सारे के जितने भी टाइप्स के फॉर्मूले हैं, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो सरफेस एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया हो, ठीक है ना, या फिर वॉल्यूम की बात कर लेना, ये सभी के अलग अलग जितने भी फॉर्मूले हैं उसको लिख लो, बाय हार्ट कर लो, जितना हो सके बाय हार्ट करो। जैसे मैंने बोला कि एक वीडियो है हमारा ऑलरेडी अवेलेबल जिसमें सारे फॉर्मूले को हमने कराया हुआ है, ठीक है, जस्ट 10 दिन पहले अपलोड हुआ था, बस सर्च कर लेना कि ऑल फॉर्मूला मैथ्स 10th मैथ्स ऑल फॉर्मूला लिस्ट एंड कंसेप्ट लिस्ट, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेकिन टेक्स्ट बुक है आपके पास, तो टेक्स्ट बुक में भी सब फॉर्मूलेस दिए होते हैं, इसको एक एक करके एक बार देख लेना। तो इसमें क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका डायमीटर दिया है। तो सबसे पहले डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो एक फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे आर की जरूरत है, इसमें डायमीटर दिया है तो मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा। तो मुझे पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डिवाइड बाय 2 होता है। डायमीटर जो होता है रेडियस डिवाइड बाय 2 होता है, और रेडियस डबल होता है डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर निकालना, मतलब डायमीटर दिया, रेडियस निकालना है तो डायमीटर का आधा कर देना, 6/2 कर दोगे तो 3 आ गया, तो 3 सेंटीमीटर में रेडियस आ गया। तो अब इस फॉर्मूले में डालूंगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 लिखा, पाई के जगह पे आप 22/7 ले सकते हो या तो 3.14 ले सकते हो। लेकिन इसमें क्वेश्चन में अगर बोला है, देखो ये क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ा जाता है, अपने मन से नहीं ले लेना 22/7, भाई ज्यादा तो 22/7 ही लोग लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, तो मैंडेटरी आपको पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है फिर, तो वो चलेगा नहीं। तो पाई के जगह पे 3.14 लेना है और रेडियस आपका 3 है तो 3 का क्यूब कर देना है। तो 4/3 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 कैंसल, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3/3, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, टोटल मिला के आपका आंसर बन जाएगा 113 और वॉल्यूम है, इसके लिए यूनिट लिखना मत भूलना, जो कि है सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूब सेंटीमीटर, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, ध्यान देना, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। बीच बॉल होता है, आपको पता ही है, जो वॉलीबॉल जैसे होता है बड़ा सा, या बीच पे खेलते हैं, हल्का होता है बॉल, बीच पे समुद्र में लोग लेके जाते हैं, बीच पे खेलते हैं उसको, तो इस प्रकार से बॉल होता है। देखा है कि नहीं आपने, ये एक बॉल होता है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया भी निकालना है, इसका मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। अब ऑब्वियसली ये क्या है, बीच बॉल जो होगा वो एक स्पीयर होगा, गोल गोला अर्थ स्पीयर होता है। तो सबसे पहले जो चीज दिया है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर 42 दिया है, तो रेडियस हो जाएगा उसका आधा, दैट इज 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। अब मैं सबसे पहले निकालूंगा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल, बीच बॉल क्या होता है, स्पीयर होता है, शेप क्या है उसका, स्पीयर। तो याद रखना सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो डाल दिया 4 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। पाई का वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हो अपने मन से, 22/7, अपने मन से मतलब जो है वही, दो ही तो वैल्यू है, 22/7 या तो 3.14, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। अब इन पूरे को सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन लगेगा, इसमें कैलकुलेशन बहुत लगता है इस चैप्टर में, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की प्रैक्टिस कर लेना। तो आ गया 5544 यानी 5544। और कभी भी याद रखना, एरिया है, सरफेस एरिया है तो वो होता है सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अगला एक और चीज इसी में पूछा हुआ है, देखो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, अभी तो देखा हमने, तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है फॉर्मूला है, तो 4/3 डाला, पाई का वैल्यू डाला, आर क्यूब मतलब रेडियस ऑफ क्यूब डाला। इसको कैलकुलेट कर लो, फटाफट से आंसर बता दो मुझे, डैश मार के रखा है मैंने, ठीक है, कैलकुलेट करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन से देख लो फटाफट से, क्या क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखो सेक्टर ऑफ सर्कल के ऊपर भी क्वेश्चन काफी पूछता है। क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज 3.5, मतलब यहाँ पे रेडियस दिया है सेक्टर ऑफ सर्कल का 3.5 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क को एल बोला जाता है, तो 2.2 सेंटीमीटर दिया है। हमें पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको अगर याद होगा, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय एल आर,
यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ द सेक्टर। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है आपको 2.2 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दिया हुआ है सेक्टर का 3.5 सेंटीमीटर। सभी लोग को डाल दिया, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 3.85 सेंटीमीटर। क्या खेल है, किस चीज का खेल है, यहाँ पे फॉर्मूला का खेल है। अगर आपको पता था कि आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू LR, तो ये आपको डाल देना है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछले बार भी पूछा था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद रख लो, होता है 4πr²। सरफेस एरिया कहीं पे दिख रहा है स्फीयर का 4πr², तो याद रखना, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है डायरेक्टली 7 सेंटीमीटर, 4 डाला, पाई डाला और रेडियस का स्क्वायर किया, कैलकुलेट किया, आ गया आंसर सिंपल तरीके से 616, मिल गया 2 मार्क्स। तो सोचो यार कितने इजी क्वेश्चन होते हैं। बस यहां पे रिक्वायरमेंट किस चीज की है, आपके फॉर्मुलेस को लर्न करने की, कैसे वैल्यू डालना है, सॉल्व करना है और प्रैक्टिस की जरूरत है, और कुछ नहीं यार, बहुत ईजी होता है मैथ्स। 10वीं का मैथ्स तो आप देख रहे हो ना, आपको लगेगा बहुत इजी। जब आप 11वीं और 12वीं में जाओगे ना, वहां पे मैथ्स देखोगे तो बोलेगे यार क्या बना दिया है। और फिर भी 12वीं तक का भी आपको एक टाइम पे इजी लग जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम लेके आगे जाके इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग पता है ना, डिग्री वाला इंजीनियरिंग, डिप्लोमा वाला नहीं, इंजीनियरिंग करता है जो मैंने किया हुआ है, फिर जब मैथ्स पढ़ोगे ना, अप्लाइड मैथ्स होता है, वो एप्लीकेशंस आते हैं उसमें। तो अप्लाइड मैथ्स 4 मैथ्स होते हैं उसमें, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4, अलग अलग सेमिस्टर में। भाई आपकी हालत खराब हो जाएगी, बोलोगे यार क्या बना दिया यार मैथ्स, ठीक है। बोलोगे कि अच्छा हुआ यार, मैं जो कॉमर्स का बच्चा है वो बोलता है अच्छा हुआ मैंने मैथ्स छोड़ दिया, ऐसा बोलता है वो। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये फैक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चा मेहनत करता है, स्टार्टिंग से ध्यान देता है, उसके लिए वो भी इजी लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था यहाँ पे, आपका कंसेप्ट और आपका प्रैक्टिस। अगर वो दोनों चीज है तो चाहे कोई भी चीज हो दुनिया में, हर चीज पॉसिबल है। लोग तो चांद तक भी पहुंच गए, मार्स तक भी पहुंच गए, लोग नहीं, मतलब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हमने बनाया तो किसने बनाया, इंसानों ने बनाया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर मेहनत किया जाए तो, ठीक है। चलो और कुछ है, हाँ ये एक क्वेश्चन है, चलो ये देख लेते हैं, इसको देख लो। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स से कैटेगरी का। ज्यादातर मैंने आपको बताया ये कि फ्रस्टम वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रस्टम मतलब बाल्टी, इस प्रकार का शेप होता है बाल्टी का, जिसमें ये जो लंबाई होती है, टेढ़ा जो लेंथ होता है, उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये आपका बड़ा वाला रेडियस रहता है, इसको मान लो R1, एक छोटा वाला रेडियस रहता है नीचे, इसको R2 मान लो। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब 2 रेडियस आपको दिया रहेगा। तो पहले वाले के लिए, बड़े वाले के लिए R1 14 सेंटीमीटर, छोटे वाले रेडियस के लिए 6 सेंटीमीटर मान लिया। आपको बाल्टी का हाइट दिया है, मतलब यहां से यहां उसकी हाइट होगी बाल्टी की, फ्रस्टम की, जो कि h होता है। तो हाइट जो दी है वो 6 सेंटीमीटर या फिर जो भी सेंटीमीटर दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको पूछा क्या है, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। याद रखना फ्रस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको स्लैंट हाइट निकालने आ सकता है, कर्व सरफेस एरिया निकालने आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने आता है। तो ये फ्रस्टम के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों को एकदम रटारट बाय हार्ट करके प्रैक्टिस करके ले लेना, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बस उसके अंदर वैल्यू डालना है और कैलकुलेट करना है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको कर्व सरफेस फ्रस्टम का निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। तो यहाँ पे पाई तो 22/7 डाल दोगे। एल क्या होता है, एल मैंने बताया स्लैंट हाइट होता है, और एल को निकालने के लिए, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए एक अलग से फॉर्मूला है, जो कि होता है स्लैंट हाइट एल इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले मैं स्लैंट हाइट निकालूंगा, तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू h मुझे पता है 6 सेंटीमीटर है, तो h की जगह पे 6 डाला, प्लस R1 14 है, माइनस R2 6 है, डाला 14 माइनस 6 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, लिख दिया, 6 स्क्वायर 36, दोनों को प्लस किया 100 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10। तो आपका L का वैल्यू यानी स्लैंट हाइट का वैल्यू मिल गया 10। अब इसको उठा के इस मेन वाले फॉर्मूला में डालूंगा, तो मुझे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मिलेगा। तो पाई है, पाई डाल दिया, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 डाल दिया, एल का वैल्यू अभी अभी निकाला 10, तो एल के जगह पे 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस R2 कितना होता है 14 प्लस 6, R1 रेडियस 1 14 और 6 मेरा रेडियस 2। अब सॉल्व करना है, तो 14 प्लस 6 20 होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200 होता है, 200 मल्टीप्लाई बाय 22 40 400 होता है, नीचे 7, इन दोनों को डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ गया 628.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका फ्रस्टम निकल जाएगा, जो कि बहुत ईजी होता है। लेकिन अगेन फॉर्मूला का खेल है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला में गलती से कोई R1 R2 को इधर उधर कर दिया, अगर गलती से इधर उधर हो गया आपके दिमाग से, तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फॉर्मूला जो होता है, खासकर मेंसुरेशन जो चैप्टर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फॉर्मूला को लर्न करो, बाय हार्ट करो और उसको लिख के प्रैक्टिस करो कि हाँ मुझे फॉर्मूला सब कुछ आता है। और इस तरीके से अगर कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं भाई आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और आपको एक मजे की बात बताता हूं, पिछले साल के पेपर में आप देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 2B में 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे थे। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था, जो मैंने ऑलरेडी बताया, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा था। मतलब 4 मार्क्स से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन 2B में पूछे थे इस मेंसुरेशन चैप्टर में से। तो अगर आपको सारे फॉर्मूले पता है तो क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। देखो कितना इजी हो गया ना यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना, ठीक है। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर 4 5 6 7 के सारे
2 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे थे, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो, चाहे क्वेश्चन बैंक में से लिए हो, चाहे हमने कुछ टेक्स्ट बुक में से निकाले हो, ये सभी एग्जांपल्स हमने ऑलमोस्ट कराने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं इन्हीं एग्जांपल के कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं और डेफिनेटली एग्जाम्स अच्छा आएगा, तो टेंशन मत लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, keep watching our videos, keep sharing also and keep practicing also. self study, self practice is the most important thing, जैसा मैंने बोला। और जो भी आप हमारे वीडियोस देखते हो, अगर टाइम मिल रहा है तो उसको 2x स्पीड पे देखो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने दोस्तों को भी शेयर करना, हमें भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो, हमारी मेहनत आपको कैसे लग रही है दोस्तों, जरूर से मुझे कॉमेंट करके बताना। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।